Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss one of the play of William Shakespeare, King Lear. William Shakespeare was born on April 1564 and was died on April 1616. So, the play King Lear was first performed on 26 December 1606. Shakespeare wrote is an age outstanding in literary history and its vitality of language. Ben Jonson called Shakespeare not of an age but of all ages. To him, Shakespeare was also the soul of the age. The age of Shakespeare was fertile mainly due to the influence of Renaissance. Shakespeare's plays and poems are the monuments of a remarkable genius as well as age. Firstly, we will go through the characters of the play. The major characters are the King Lear, his three daughters, Goneril, Regan, Cordelia, Earl of Gloucester, Edmund, Earl of Gloucester's younger son, Edgar, Earl of Gloucester's older son, Kent, a nobleman, Albany, Goneril's husband, Cornwall, Regan's husband, King of France, Cordelia's husband, Duke of Burgundy, Fool, Lear's jester, Oswald, a chief servant of Goneril, an old man and a doctor. So, the play opens in the palace of the King Lear, who is the King of Britain. He is now 80 years old and wants to divide his kingdom among his three daughters in proportion to love displayed by them towards him. So, अब क्या है, क्योंकि किंग लियर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, तो अब वो अपनी जो किंगडम है उसको डिवाइड करना चाहता है. किस बेसिस पे? जो भी डॉटर उसको सबसे ज्यादा प्यार करती है वो अपना सबसे ज्यादा किंगडम का पार्ट अपनी उस डॉटर को देगा. So, अब यहाँ क्या होता है? The two elder daughters, Goneril and Regan, who are cunning and wicked, flattered the arrogant king so that they can have a large proportion of the kingdom. तो जैसा कि गोनरिल सबसे बड़ी थी, उसके बाद रेगन थी एंड उसके बाद कॉर्डेलिया थी, तो सबसे पहले अपनी बड़ी दो बेटियों से पूछा गया कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो. तो वो दोनों जो थी वो थोड़ी कनिंग थी, बदमाश थी, और उन लोगों ने अपने फादर को बहुत ही फ्लैटर्ड कर दिया, झूठी मूठी बात बढ़ा चढ़ा के बता दी कि मैं तो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपके बाद तो कोई है ही नहीं मेरे लाइफ में, मतलब जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार कर सकूँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं. तो उसने इन दोनों की बात सुनी. नाउ कॉर्डेलिया इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड एक्सप्रेस हर लव फॉर हर फादर इन अ वेरी सिंपल वे. और क्योंकि कॉर्डेलिया बहुत ही ऑनेस्ट थी तो उसने अपने फादर के लिए बहुत ही सिंपल वे में अपने लव को एक्सप्रेस किया. और क्योंकि किंग को ये चीज़ें फ्लैटर्ड नहीं कर पा रही थी तो उसने कॉर्डेलिया को बैनिश कर दिया और अपने किंगडम का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे जो बड़ा प्रोपोर्शन था वो अपनी बड़ी दो बेटियों में डिवाइड कर दिया, गोनरिल एंड रेगन में. And because of this, King Lear, in his foolishness, divides his kingdom to Regan and Goneril and disinherit Cordelia. और अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से उसने अपनी दो बेटियों में अपने किंगडम को डिवाइड कर दिया और कॉर्डेलिया को डिसइनहेरिट कर दिया, उसे बैनिश कर दिया. एंड व्हेन अर्ल ऑफ कैंट इज ऑल्सो बैनिश्ड बाय किंग लियर बिकॉज ही सपोर्ट कॉर्डेलिया. और क्योंकि अर्ल ऑफ कैंट जो था उसने कॉर्डेलिया का सपोर्ट किया तो किंग लियर ने अपनी बेवकूफ़ी में उसे भी बैनिश कर दिया. बट अर्ल वॉज अ very helpful man and very honest man, so he disguised himself so that he can serve the king. और क्योंकि उसने उसे बैनिश तो कर दिया था, लेकिन जो वफादार लोग होते हैं वो किसी तरह अपने किंग को सर्व करने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेते हैं. तो अर्ल ने भी अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, मतलब अपना वेश बदल लिया ताकि वो अपने मालिक की सेवा कर सके. एंड द किंग ऑफ फ्रांस sees Cordelia's true and honesty and decides to marry her.
और किंग ऑफ फ्रांस भी वहाँ आए हुए थे और उन्होंने देखा कि कॉर्डेलिया ने बहुत ही सिंपल वे में अपने फादर के लिए लव एक्सप्रेस किया, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड नहीं करती है, बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट है, टू स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, तो उसे उसके ये क्वालिटी बहुत पसंद आई और उसने उससे शादी करना चाहा। And now on the another side, Edmund forged a letter showing that the innocent and noble Edgar is planning to murder his father. Gloucester is convinced with the letter. अब क्या होता है, अलग ही साइड ग्लस्टर जो रहता है उसके भी दो बेटे रहते हैं, एडमंड एंड एडगर। तो एडमंड क्या करता है, एडमंड को एडगर से बहुत चिढ़ होती है क्योंकि वो उसका लीगल बेटा होता है एडगर, और एडमंड जो होता है वो उसका इलीगल बेटा होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने फादर को एक ऐसा पेपर दिखाया जिसमें उसने एडगर का फोर्ज सिग्नेचर किया था और कह रहा था कि एडगर आपको मारना चाहता है, और उसने किसी भी तरह क्लस्टर को कन्विंस्ड भी कर लिया। एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर एडगर हैज टू रन अवे फ्रॉम हिज ओन हाउस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर मेड हिम विलन इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। और अब क्या हुआ, एडगर ने जब सारी चीजें समझी और सोचा कि अरे ये तो मेरा भाई है, जो छोटा भाई है, यही मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है और मेरे पापा के आगे भी मुझे विलन बना ही चुका है। तो बिकॉज ऑफ दिस एडगर को खुद के हेल्प के लिए, खुद के जिंदगी के लिए उस घर को छोड़ना पड़ा, उस घर से भागना पड़ा, और वो कहीं दूर जाके अपना रूप बदल के रह रहा था, डिस्गाइज होके रह रहा था। Now Cornwall and Regan come to the castle of Gloucester. Kent and Oswald also arrives with a message from Goneril. In the letter, Goneril mentioned that she personally come to discuss about her father. अब क्या होता है, कॉर्नवॉल और रेगन ग्लस्टर के कैसल में पहुंचते हैं और केंट और ऑसवाल्ड भी दूसरी तरफ से पहुंच रहे थे एक मैसेज लेके, जिस मैसेज लेटर में लिखा था कि गॉनरिल पर्सनली वहां आएगी और अपने फादर के बारे में अपनी मंझली बहन रेगन से डिस्कस करेगी। Now Kent and Oswald was up fighting, so Regan and her husband put Kent in the stock. So अब क्या होता है, केंट और ऑसवाल्ड आपस में रहते हैं और कुछ ही देर में झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो रेगन और उसके हस्बैंड ने क्या किया था, केंट को स्टॉक में रख दिया था। स्टॉक एक जगह होती है, भंडार बोलते हैं, वहां उसने उसे बंद कर दिया। When King Lear arrives, Regan refused to accept him and told him he must apologize to Goneril. और जब किंग लियर अपनी मंझली बेटी रेगन के पास आया, उसने अपने फादर को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया और बोला कि पहले आप गॉनरिल से माफी मांगो, तब मैं आपको एक्सेप्ट करूंगी। नाउ गॉनरिल अराइव्स, बोथ सिस्टर ट्रीट बैडली विद हिम। किंग लियर इज हर्ट ब्रोकन एंड स्टेप आउट इनटू द स्टॉर्मी नाइट। और अब क्या होता है, अपनी दोनों बेटियों का इस बिहेवियर देख के, डिसरिस्पेक्ट देख के, जो उसने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, ये सब देख के किंग लियर अंदर ही अंदर से टूट जाता है और वो सोच भी नहीं सकता कि मेरी दोनों बेटियां, जिसको मैंने इतना प्यार किया, अपने सारे प्रॉपर्टी दे दिए, किंगडम दे दिया, वो लोग मेरे साथ आज ऐसा बिहेव कर रही है। और वो बहुत ही हर्ट ब्रोकन हो गया और वहां से बाहर निकल गया स्टॉर्मी नाइट में, क्योंकि उस रात में तूफान आ रहा था। तो स्टॉर्मी नाइट में केंट इज ऑल्सो विथ हिम एंड दे रीच द होवेल। और केंट भी उसके साथ ही था और वो लोग एक जगह होवेल में पहुंचते हैं। एंड दे फाइंड एडगर who disguised himself as Storm। और उसी जगह उसे एडगर भी मिलता है, जो कि वो एक टॉम का वेश बना के रह रहा था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, एडगर जब अपने घर से भाग गया था तो उसने अपना रूप भी बदल लिया था, अपना वेश बदल लिया था, तो वो एज अ टॉम वहां पे रह रहा था। नाउ Gloucester decide to search for Lear and found him and tells that these two daughters are planning to kill him। और Gloucester किसी तरह से बाहर निकल के उस तूफानी रात में किंग लियर से मिल तो जाता है और उसे बता भी देता है कि आपकी जो दोनों बेटियां हैं वो आपको मारने की प्लानिंग कर रही हैं। He suggests the king to be taken to Dove। In the absence of Gloucester, Edmund planned to kill his father। और वो सजेस्ट करता है कि आप कहीं और जाके छुप जाओ। और उसी दौरान
ग्लस्टर के एब्सेंस में एडमंड जो था वो अपने फादर के मारने की प्लानिंग कर रहा था. नाउ कॉर्नवॉल, रेगन, गॉनरिल एंड एल्बनी ऑल प्लान फॉर अ वॉर. और अब ये चारों जो थे एक लड़ाई की, एक जंग की तैयारी कर रहे थे. ग्लस्टर वॉज अरेस्टेड एंड हिज आईज प्लग्ड आउट. और ग्लस्टर क्योंकि किंग लियर की तरफ वफादार था तो उसके साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया, उसे अरेस्ट कर लिया और उसके आंखें बाहर निकाल दी. Now Gloucester wanders aimlessly in the countryside. He is helped and guided by Edgar. और अब ग्लस्टर भी एमलेसली मतलब इधर उधर भटक रहा था कंट्री साइड में, और उसी दौरान उसकी मुलाकात एडगर से हो गई क्योंकि वो देख नहीं पाता था और एडगर ने देख लिया कि उसके वो फादर है तो उसने उसे हेल्प किया. द आर्मी ऑफ फ्रांस लैंड्स ऑन द शोर ऑफ इंग्लैंड. अब क्या होता है, आर्मी ऑफ फ्रांस ने सोचा था कि वो लोग इन चारों पे, गॉनरिल, रेगन, एल्बनी एंड कॉर्नवॉल पे हमला करेंगे, तो उनका जो आर्मी था वो इंग्लैंड पहुंच चुका था. नाउ कॉर्डेलिया लर्न्स दैट हर फादर इज इन डोव. और कॉर्डेलिया को अब पता चल गया था कि उनकी बहनों ने अपने फादर के साथ क्या किया है और उसके फादर कहाँ हैं. Now Gonril is disowned by her husband as he knew about her wife lust for Edmund. और अब गॉनरिल के जो लस्ट था एडमंड के लिए वो उसके हस्बैंड को पता चल गया और उसने उसे डिसोन कर दिया. Now Cornwall is dead and Regan is now free to war with Edmund. और क्या होता है, कॉर्नवॉल मर जाता है, जो जंग होती है उसी में कॉर्नवॉल भी मर जाता है. और अब क्या होता है, रेगन, जो दोनों बहनें भी रहती है ना, गॉनरिल और रेगन, वो दोनों एडमंड पे भी फ्लर्ट करते रहती हैं. तो क्या होता है, अब क्योंकि रेगन का तो हस्बैंड मर गया है तो अब तो वो और भी उल्टी सीधी चीजें करने के लिए फ्री हो चुकी हैं. अब तो उस पे किसी रिलेशन का बॉन्ड भी नहीं है. एंड इन बैटल फ्रेंच आर डिफीटेड एंड लियर एंड कॉर्डेलिया टेक्स टू प्रिजन. और बैटल में क्या होता है, फ्रांस जो होता है, फ्रांस का आर्मी, फ्रेंच लोग, वो लोग हार जाते हैं और लियर और कॉर्डेलिया को प्रिजन में रख देते हैं. ठीक है. और उसके बाद गॉनरिल पॉइजन्स रेगन. और गॉनरिल को इस बात से जलन होने लगती है कि रेगन अब तो फ्री टू डू है एनीथिंग क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है, तो उसने उसे पॉइजन दे दिया कि वो भी नहीं रहेगी. नाउ एडगर कम्स and he arrested Albany and fight between Edgar and Edmund is wounded and died. और अब क्या होता है, एडगर आता है और एडगर क्या करता है, एल्बनी जो बच जाता है उसको अरेस्ट कर लेता है और एडगर और एडमंड में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होती है और उसी दौरान दोनों बहुत ही घायल भी होते हैं, बट एडमंड थोड़ा ज़्यादा घायल हो जाता है और वो मर जाता है. And all move to protect Cordelia, but she already been hanged, and Broken King is unable to see this and died. और क्या होता है, अब जो भी बुरे लोग थे वो लोग तो मर गए, अब जो भी अच्छे लोग थे वो लोग किंग लियर और कॉर्डेलिया को बचाने के लिए भागते हैं, बट उनके पहुंचने से पहले क्या होता है, कॉर्डेलिया मर चुकी होती है, उसे हैंग कर दिया जाता है. एंड द ब्रोकन हार्टेड किंग लियर इज अनेबल टू सी हर इनोसेंट डॉटर डेड एंड ही टू डाइज इन अटर ग्रीफ. और जो ब्रोकन किंग रहता है वो तो बेचारा पहले से ही दुखी रहता है, ये सब देख के और दुखी हो जाता है और उसी तरह वो भी मर जाता है, बहुत दुखी होके मर जाता है. एंड वर्चुअली एवरीवन डाइज इन द एंड. और तकरीबन सब कोई मर ही जाते हैं, गुड एज वेल एज इवल, विच लीव्स द रीडर रिपल्स्ड एंड सैड. एडगर, केंट एंड एल्बनी आर लेफ्ट टू पिक अप द ब्रोकन फ्रेगमेंट्स एंड रिस्टोर पीस इन द किंगडम. और एडगर, केंट एंड एल्बनी जो बचते हैं ये लोग फिर किंगडम में किसी तरह पीस लाने की कोशिश करते हैं. एंड दस द इविल इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय अलोंग विद अ लॉट ऑफ इनोसेंस इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. और क्योंकि जो बुरे लोग थे उन लोगों की अब मौत हो चुकी है, लेकिन उन लोगों को सबक सिखाने में या फिर अच्छी चीज़ों करने में बहुत सारे इनोसेंस जो रहते हैं, बहुत सारे इनोसेंट पीपल रहते हैं, उन लोगों को भी हमने खो दिया. So the end is sad, and because of this Shakespeare's message to us is an unmistakable one. Tragedy in life can be avoided with profound sense of responsibilities towards existence and an inviolable intellectual integrity. So शेक्सपियर का मैसेज यही है कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो तो
उसमें फ्लैटर्ड होके या बेवकूफ़ी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आगे जाके हार्म ही करती है। और बुरे लोगों के साथ साथ कुछ अच्छे लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। कीप वॉचिंग।